के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करना जा रहे हैं रोटेशन ऑफ मिरर, रोटेशन ऑफ रे एंड डेविएशन ऑफ रे। शुरू करते हैं हम रोटेशन ऑफ मिरर से। दोस्तों हमें क्या गिवन है, एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के ऊपर मान लीजिए इधर से इंसिडेंट रे आ रही है, ऐसे। ये मेरी कौन सी रे है दोस्तों? इंसिडेंट रे। अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, इसके ऊपर हमने एक नॉर्मल बनाया, राइट। ये जो रे हुई, ये हुई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसका नाम देते हैं रिफ्लेक्टेड रे 1। इसका रीजन मैं बताता हूं आपको। अब हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आई हो, ध्यान से सुनना दोस्तों, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आई हो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई ही होता है, करेक्ट? ओके, मतलब अगर मैं इंसिडेंस की बात करूं तो आई है, और रिफ्लेक्शन की बात करूं तो आई है, और अगर टोटल एंगल की बात करूं, टोटल एंगल दोस्तों, टोटल एंगल कितना होगा किसके बीच में? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। टोटल एंगल होगा हमारा 2i। समझ आ रहा है? 2i, नॉट i, या 2i। ओके, नाउ अब मैंने क्या किया, इस मिरर को थोड़ा सा रोटेट कर दिया। इस मिरर को रोटेट कर दिया। कितना रोटेट किया? मान लीजिए अल्फा एंगल रोटेट कर दिया, ठीक है, अल्फा एंगल। अब देखिए ध्यान से, पहले ये मिरर था, मिरर के ऊपर यहां पर क्या था? नॉर्मल। अब अगर मैं मिरर को अल्फा एंगल रोटेट करता हूं तो नॉर्मल कितना रोटेट होगा? सेम। समझ में आ रहा है? अगर किसी मिरर को आप, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये मिरर है, अगर जैसे ही मैंने मिरर को रोटेट किया थीटा, तो क्या नॉर्मल भी थीटा रोटेट होगा? बट ये अंदर होगा कि प्लेन हॉरिजॉन्टल से थीटा होगा तो नॉर्मल वर्टिकल से थीटा होगा। ये समझ आ रहा है आपको? चलिए, तो यहां पर देखते हैं, जैसे ही हमने इसको रोटेट किया, जैसे ही हमने इसको रोटेट किया, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये हमारा न्यू मिरर है, न्यू मिरर। अब इंसिडेंस रे फिक्स है, इंसिडेंस रे को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो न्यू नॉर्मल हुआ, न्यू नॉर्मल दोस्तों यहां आ गया, न्यू नॉर्मल। कितना एंगल रोटेट हुआ? ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। जितना रोटेट मिरर हुआ उतना रोटेट हमारा नॉर्मल हुआ। अब ध्यान से देखो, अब मेरा नया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले आई था, अब क्या आई प्लस अल्फा हो जाएगा। पहले आई था, अब क्या हो जाएगा दोस्तों? आई प्लस अल्फा। ये समझ में आ रहा है आपको? शाबाश। अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्लस अल्फा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? आई प्लस अल्फा। अरे एंगल ऑफ, अभी भी लॉ होल्ड ट्रू करेगा ना, फर्स्ट लॉ। तो चलिए, तो न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया आई प्लस अल्फा। अगर मैं पूछूं दोस्तों कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, पुरानी इंसिडेंट रे और न्यू रिफ्लेक्टेड रे, न्यू रिफ्लेक्टेड रे कहां आएगी? ये इधर से गई और ये इधर आ गई। दिस इज माय न्यू रिफ्लेक्टेड रे, न्यू रिफ्लेक्टेड रे, राइट। अगर ये एंगल आई प्लस अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा? आई प्लस अल्फा। कैसे? ये देखिए दोस्तों, ये वाला, ये न्यू नॉर्मल और न्यू रे, ये भी आई प्लस अल्फा ही होगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के मतलब इंसिडेंट रे और न्यू रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल, तो वो जाएगा 2i प्लस 2 अल्फा, ठीक है। जैसे ये आई था, ये आई था, तो एंगल 2i। सिमिलरली आई प्लस अल्फा, तो 2i प्लस 2 अल्फा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर मैं पूछूं कि रिफ्लेक्टेड रे और न्यू रिफ्लेक्टेड रे में कितना डिविएशन आ गया, रिफ्लेक्टेड रे और न्यू रिफ्लेक्टेड रे में कितना डिविएशन आ गया, अगर मैं ये पूछूं, ये, तो ध्यान से देखिए, हमें ये वाला एंगल इंसिडेंट रे से ये वाला एंगल पता है, न्यू रिफ्लेक्टेड रे का कितना? 2i प्लस 2 अल्फा। और सेम इंसिडेंट रे से हमें ब्लू वाली लाइन का, मतलब पुराने रिफ्लेक्टेड रे का एंगल पता है, वो i प्लस अल्फा है। क्लियर? इंसिडेंट रे फिक्स किए, जितने भी एंगल निकाल रहे हैं हम इंसिडेंट रे से निकाल रहे हैं ताकि कैलकुलेशन करना आसान हो। तो ये रे हमने फिक्स कर दी, ये रे फिक्स कर दी। अब हमने दो रे ली, एक ली ये, एक ली ये। अब हमने पूछा कि ये हमारी फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारी सेकंड रिफ्लेक्टेड रे है। वो पूछा मिरर को रोटेट करने के बाद ये कितना रोटेट होगी, मतलब ब्लू लाइन जब रेड लाइन में कन्वर्ट होगी तो कितना एंगल बना देगी, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन करते हैं। कैसे कैलकुलेशन करते हैं? ये वाला जो टोटल एंगल है, टोटल एंगल के 2i प्लस 2 अल्फा। टोटल एंगल मतलब इंसिडेंट रे और न्यू रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, और इंसिडेंट रे और ओल्ड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल? 2i। ओल्ड में 2i था,
मतलब कितना डिफ्लेक्ट हुआ, वो जो डिफ्लेक्शन हुआ है वो क्या 2i प्लस 2 अल्फा माइनस 2i हुआ है। मतलब जो न्यू रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हुई है वो 2 टाइम्स अल्फा से हुई है, और हमने मिरर को कितना एंगल से रोटेट किया था, आई से। समझ में आया डिफरेंस? जैसे ही आप मिरर को आई एंगल से रोटेट करते हो, जैसे ही आप मिरर को आई एंगल से रोटेट करते हो दोस्तों, आपकी रिफ्लेक्टेड रे 2i एंगल से रोटेट हो जाती है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वो क्या कि आपने इसको क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट किया है। किस सेंस में रोटेट किया दोस्तों? क्लॉकवाइज सेंस में। ऐसे रोटेट किया किसको? मिरर को आपने क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट किया है, तो जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे है वो भी क्लॉकवाइज सेंस में ही रोटेट हुई है। प्लीज नोट डाउन कर लो। जिस सेंस में मिरर को रोटेट कराओगे, उसी सेंस में मेरी रिफ्लेक्टेड रे भी डेविएट हो जाएगी। ठीक है, और यहां पर सेंस ऑफ रोटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन करने में हमें काम आता है कि भाई नेगेटिव हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, क्या हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, जिस डायरेक्शन में मिरर उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, और जितना मैग्नीट्यूड, अगर ये अल्फा से रोटेट हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 टाइम्स अल्फा से रोटेट होगी। ठीक है, अब एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि मान लीजिए मिरर, ये जो मिरर है ये घूमने लग गया। मिरर क्या घूमने लग गया? मिरर, मान लीजिए ये मिरर है और ये मेरी इंसिडेंट रे है इस टाइप की, ऐसी। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि भाई मिरर घूमने लग गया ओमेगा से। मिरर घूमने लग गया ओमेगा से, मतलब ये ऐसा घूमने लग गया मिरर। ठीक है, धीरे धीरे घूम रहा है ऐसे। वो पूछ रहे हैं फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो दोस्तों सीधा कॉमन सेंस वाला रिलेशन आ गया है। तो हमें पता है ओमेगा इज नथिंग, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट। अब हमें पता है एक चीज कि अगर मैं मिरर का निकालूंगा तो मुझे चेंज इन एंगल ऑफ मिरर लेना पड़ेगा। अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे का निकालूंगा तो d by dt ऑफ थीटा, कौन सा? रिफ्लेक्टेड रे वाला। अब आप बताओ ये किस रेट से चेंज हो रहा है? अगर ये अल्फा के रेट से चेंज हो रहा है, d by dt, अगर ये अल्फा के रेट से चेंज हो रहा है तो क्या d by dt ऑफ 2 अल्फा से चेंज हो रहा है? ये समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर ये अल्फा से चेंज हो रही है, मेरा मिरर अल्फा एंगल घूम रहा है, तो मेरा रिफ्लेक्टेड रे के 2 अल्फा एंगल घूम रहा है। इसका मतलब अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर वेलोसिटी निकालूं तो क्या लिखूं? 2 टाइम्स d अल्फा बाय dt, और d अल्फा बाय dt को क्या लिखूं? ओमेगा मिरर। मतलब रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर वेलोसिटी दोगुनी है, डबल है, किससे? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर से। क्लियर? सेंस ऑफ रोटेशन सेम है। अगर ये क्लॉकवाइज तो मेरी रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज, अगर मेरी ये एंटी क्लॉकवाइज तो मेरी रिफ्लेक्टेड रे भी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम देखते हैं रोटेशन ऑफ रे। यहां पर हमारी रे रोटेट कर रही है। क्या गिवन है दोस्तों? ये मिरर है, यहां पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, राइट? एक रे आई किसी एंगल आई पे, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे, और अगर इंसिडेंट रे है तो ये आई भी होगा क्योंकि रिफ्लेक्शन एंगल भी सेम होता है। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ? ये रोटेट हो गई किस सेंस में? क्लॉकवाइज। मान लीजिए कि ये अल्फा एंगल क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट हो गई। कौन? ये, मतलब रिफ्लेक्टेड रे नहीं दोस्तों, इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट रे। चलिए, इंसिडेंट रे अगर क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट हुई अल्फा, अब क्या होगा? अब यहां से ये रिफ्लेक्ट होगी किधर? राइट में जाएगी, लेफ्ट में, मतलब क्लॉकवाइज जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज ये जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे क्यों दोस्तों? दिख रहा है आपको कि यहाँ पे एंगल अब कितना बचा है? अब बचा है i माइनस अल्फा, तो अभी भी i माइनस अल्फा ही होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट लॉ ऑलवेज होल्ड्स ट्रू। तो यहां पर अगर ये क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है, तो आपको देखो दोस्तों रिफ्लेक्टेड रे वाली एंटी क्लॉकवाइज में घूमने लग गई। आया समझ?
वहां पे क्या हो रहा था, दोनों सेम सेंस में घूम रहे थे। यहां पर दोनों के दोनों ऑपोजिट सेंस में घूमेंगे, एक घूमेगा क्लॉकवाइज से दूसरा घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे आपको दिख गया कि ये भी एंगल अल्फा ही होगा। तो यहां पर डिविएशन तो बराबर है, लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड देखो डिविएशन का, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे का, तो वो तो बराबर है, लेकिन 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 अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अगर एक एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्लॉकवाइज होगा। ये समझ में आ रहा है आपको? वाइस वर्सा चलेंगे, ये इधर तो ये भी इधर, ये उधर तो वो भी उधर, ऐसा। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होगा दोस्तों, ये भी घूमेगा और वो भी घूमेगा, मतलब रे भी थोड़ा सा रोटेट करेगी और मिरर भी रोटेट करेगा। देखते हैं दोस्तों, यहां पर हमें गिवन है कि एक मिरर है, उस पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, एक इंसिडेंट आई और गई, आई गई के बीच में एंगल 90 डिग्री है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करूं मैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मिरर को, अब मैंने क्या किया दोस्तों, मिरर को क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया 5 डिग्री, मिरर को क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया 5 डिग्री, और रे को 5 डिग्री रोटेट करा दिया एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। 5 डिग्री कहां रोटेट करा दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक, मतलब मेरा मिरर इधर जाएगा और मेरी रे इधर जाएगी। ये समझ आ रहा है? मिरर कहां जाएगा, मेरा मिरर ऐसा रखा, मिरर मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है, और रे मेरी ऐसी थी तो रे मैंने ऐसी कर दी। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे कि नेट इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होता है। नेट इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होता है, हमें एक चीज पता है कि अगर मिरर थीटा से रोटेट करता है तो मेरी रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट होती है सेम सेंस में। ठीक है, इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे का डेविएशन, या मैं बोलूं रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन, रिफ्लेक्टेड रेज रोटेशन विल बी 2 into 5 डिग्री, 2 into 5 डिग्री। किस सेंस में, जिस सेंस में मिरर है, जिस सेंस में मिरर है, मतलब 10 डिग्री इन क्लॉकवाइज सेंस, 10 डिग्री इन क्लॉकवाइज सेंस। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि भाई 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 जो रे है वो 5 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। जो रे पहले ऐसे आ रही थी वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गई, मतलब वो ऐसे आ रही है, कितना है 5 डिग्री। ठीक है, तो हमें पता है कि जब रिफ्लेक्टेड रे देखते हैं हम, रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द इंसिडेंट रे, ये क्या सेम होता है 5 डिग्री, बट अगर ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस है तो उसका सेंस क्या होगा दोस्तों, क्लॉकवाइज। अभी हमने सीखा दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन अलग अलग होता है, तो ये होगा क्लॉकवाइज। अगर मैं नेट रोटेशन पूछूं, अगर मैं नेट रोटेशन पूछूं कि भैया नेट रोटेशन कितना हुआ है, किसमें, रिफ्लेक्टेड रे में, तो नेट रोटेशन आप देख सकते हैं, नेट रोटेशन नेट रोटेशन नेट रोटेशन इन reflected ray is nothing, it is rotation due to 1 plus 2 with their convention, sign convention और sense of rotation। तो यहाँ पर इसका भी 10 डिग्री है, इसका भी क्लॉकवाइज है, इसका भी क्लॉकवाइज है, तो हम दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अगर एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होता तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, बस ये चीज आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जो नेट रोटेशन हुआ है वो 15 डिग्री क्लॉकवाइज हुआ है, 15 डिग्री दोस्तों क्लॉकवाइज की तरफ हुआ है, मतलब ये रे ऐसे 15 डिग्री की तरफ घूम जाएगी, 15 डिग्री, जो नया एंगल बनाएगी वर्टिकल से वो 60 होगा। क्या ये चीज आपको समझ में आती? तो आइए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे डेविएशन ऑफ रे। डेविएशन ऑफ रे हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, लेकिन इसको एक लेवल ऊपर लेके जाते हैं। शुरू करते हैं। हमने पढ़ रखा है कि अगर ये एंगल थीटा पे आता है, या आई ले लीजिए, अगर ये एंगल आई पे आता है तो ये डेविएट कितना होता है दोस्तों, डेविएशन निकालते हैं पाई माइनस 2i, याद है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, मान लीजिए ये रे है, ये सीधे जाना चाहती है, कहां जाती है, सीधे जाना चाहती है, बट मिरर आ गया तो मिरर बोले आपको सीधे नहीं जाने देंगे, जाने नहीं देंगे तुझे। फिर यहां पे अगर आई है तो क्या ये एंगल भी आई होगा, ठीक है? तो डेविएशन क्या होता है, चाहत से एक्चुअल डायरेक्शन में जाने की जो एंगल होता है, मतलब इसकी चाहत इस डायरेक्शन में जाने की, चाहत क्या है इस डायरेक्शन में जाने की, लेकिन एक्चुअली गई कहां, वहां, दिस इज कॉल्ड एज डेविएशन। कितना ये डेविएट होगी, ठीक है? अब हमें पता है ये पूरा एंगल क्या स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का ये एंगल 180 डिग्री होता है, यहां से यहां तक,
तो मैं अगर डिवीजन निकालता हूं तो डिवीजन आता है मेरा पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i। तो हमें एक रिलेशन मिल जाता है सीधा सीधा, पाई माइनस 2i इज इक्वल टू डिवीजन। अब आप जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते जाएंगे, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते जाएंगे, वैसे वैसे मेरा डिवीजन चेंज होगा। दोस्तों ध्यान से एक बात बताओ, मान लो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री, मतलब रे ऐसे आ रही है या वर्टिकली आ रही है? इसका मतलब रे मेरी ऐसे आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री। अगर रे ऐसे आ रही है तो क्या वो डेविएट होगी? वो डेविएट नहीं होगी, जीरो डेविएशन होगा उस केस में। देख लीजिए, अगर आप 90 डिग्री रखते हैं पाई बाय 2, तो क्या पाई माइनस पाई 2 इनटू पाई बाय 2 दैट इज पाई माइनस पाई 0, तो उस केस में कोई डेविएशन नहीं होगा, वो रे सीधी निकल जाएगी। इसका मतलब अगर मैं ग्राफ बनाऊं किस किस के बीच में, मैं बनाता हूं, ये मान लीजिए y इक्वल्स टू c, सम ये कांस्टेंट है, माइनस mx, y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c। इसका मतलब क्या ये स्लोप 2 है, स्लोप 2 है और नेगेटिव है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी बनेगी, ऐसी। ये समझ में आपको? स्लोप डबल है इसका हाँ, जब ये डिवीजन 0 है, ये डिवीजन वर्सेस i का मैंने ग्राफ बना लिया। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 मतलब वर्टिकली रे आ रही है, ऐसे खचा खू गई ऊपर, ठीक। इसका मतलब उस केस में डिवीजन कितना होगा, देखो इजीली ऐसे ऐसे 180 पूरा 100% उल्टी चली जाती है। तो यहां पर जब मेरा i 0 है, ध्यान से दोस्तों, जब मेरा i 0 है तो ये मेरा पाई है, और जब मेरा y 0 है, मतलब अगर मेरा डिवीजन 0 है, उस केस में एंगल आ जाएगा हमारा पाई बाय 2। ये समझ में आया? दिस इज द ग्राफ बिटवीन डेविएशन डेल्टा एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस i। अब इसका मेन खेल आता है डबल मिरर में, लेकिन उसके पहले आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। हमेशा डायरेक्शन निकालने के लिए सीधा हाथ लाओ, सीधे हाथ में बहुत शक्ति है ऐसा मान के चलो, सीधा हाथ लाओ, सीधे हाथ को इंसिडेंस रे की डायरेक्शन में घुमाओ, ऐसे लेके जाओ, और जिस डायरेक्शन में कर्ल होगी, मतलब डेविएट होगी, उस डायरेक्शन में उसको घुमा लो, तो अपने को पता पड़ता है कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रही है, ठीक है। चलिए, सो नाउ फ्रेंड्स वी विल डिस्कस अबाउट द डेविएशन थ्रू मल्टीपल मिरर्स। मान लीजिए यहाँ पर दो मिरर हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, और एक रे ऐसी आ रही है जो मिरर के पैरेलल है, एक मिरर के पैरेलल है। मान लीजिए ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है, मिरर 2 के पैरेलल मेरी इंसिडेंट रे। अब क्या होगा दोस्तों, अब हमें पता है कि यहाँ पर नॉर्मल होगा, कुछ ना कुछ नॉर्मल से ये इंसिडेंट रे, अब ये रिफ्लेक्ट होगी यहाँ आई, यहाँ आने के बाद क्या होगा, फिर से नॉर्मल पे गिरेगी, किसी न किसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे गिरेगी, फिर वहां से नॉर्मल निकालेंगे, नॉर्मल से एंगल निकालेंगे, एंगल से फिर से डिवीजन होगा, ठीक है। तो फिर से रिफ्लेक्शन होने के बाद ये कुछ ऐसे चली जाएगी, करेक्ट। हमें इस पूरी प्रोसीजर में क्या निकालना है, टोटल डेविएशन निकालना है, टोटल डेविएशन निकालना है। दोस्तों टोटल डेविएशन निकालने के पहले आपको एक पॉइंट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एंगल निकालना है वो निकालना कौन सा है। बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि ए एंगल, इतने सारे एंगल दिख रहे हैं, कितने एंगल दिख रहे हैं दोस्तों, 4 एंगल दिख रहे होंगे, 1 2 3 4, कौन सा एंगल निकालना है दोस्तों, कौन सा एंगल डेविएशन कहलाएगा। तो उसके लिए मेरे पास बहुत आसान तरीका है। क्या करना है आपको इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे खड़े हो जाओ। कौन से, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे रेड रे और इनिशियल इंसिडेंट रे ब्लैक रे के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जाके खड़े हो जाओ। खड़े हो गए, अब खड़े होने के बाद क्या आपको देखना है कि आपसे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दूर किस एंगल पे जा रही है। आपसे दूर जाना चाहिए, आपके पास नहीं आना चाहिए, आपसे दूर जाना चाहिए। आप ये देखो कि इंसिडेंट रे कहां दूर जा रही है आपसे, तो आप बोलोगे हाँ दूर गई। फिर आप देखेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे कहां दूर गई, उन दोनों के बीच का एंगल ही हमें एंगल ऑफ डिवीजन देता है। देखिए दोस्तों ध्यान से, अगर मैं यहां पे जाके खड़े हो जाऊं, ध्यान से देखो, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, अगर मैं यहां पे जाके खड़े हो जाऊं तो क्या मैं ये वाली रे कंसीडर करूंगा? नहीं, ये मेरे पास आ रही है, जो मेरे पास आती है मेरे को पसंद नहीं आती, जो मुझसे दूर आती है वो मुझे पसंद आती है, जो मुझसे दूर जाती है वो मुझे पसंद आती है। तो देखो दोस्तों क्रेज उसी का है, जो आपको चीजें आसानी से मिल जाती है मजे नहीं आती, जो आपसे दूर जा रहा है उसको मिलने का मजा ही कुछ और है। तो यहाँ पर आप फिजिक्स से ही रिलेट करें, इधर उधर भटके ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके पास आ रही है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है आपके पास, लेकिन ये आपसे दूर जा रही है। ये वाली जो रे दिख रही है आपको, है वो इंसिडेंट रही, लेकिन हम ये वाली रे कंसीडर करेंगे, ये जो आपसे दूर जा रही हो, जो आपसे दूर जा रही हो। बहुत बढ़िया। अब
यहाँ पर ये देखिए जो रिफ्लेक्टेड रहेगी ये आपके पास आएगी, जैसे ही आपके पास आई आपने इसकी वैल्यू करना खत्म कर दी, लेकिन इस पॉइंट के बाद क्या आपसे दूर गई? हाँ ये आपसे दूर गई, ये आपसे दूर गई। दोस्तों जो डेविएशन निकलता है टोटल, जो डेविएशन निकलता है टोटल, वो इन दोनों के बीच का एंगल होता है। ये क्लियर हुआ आपका? एंगल कैसे निकालते हैं डेविएशन? अब बताओ, अभी भी दो एंगल पॉसिबल है, अभी भी दो एंगल पॉसिबल है। कैसे? एक तो ये वाला ये क्लॉकवाइज सेंस में, और एक ये वाला ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। एक क्लॉकवाइज सेंस में और एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, मतलब एंटी और एंगल अभी भी दो आंसर पॉसिबल है, लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमको निकालना कौन सा एंगल है। ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का वो एंगल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन पे आप खड़े हो गए तो आपको दोनों दूर जाते हुए दिखे, आपसे दोनों दूर जाते हुए दिखे। यहां बनाऊं तो दोनों दूर जाते हुए दिखे आपसे ऐसे। ठीक, चलिए तो हम लगाएंगे अब ज्योमेट्री और सिमेट्री। ये 60 डिग्री है तो दोस्तों ये भी कितना होगा? 60 डिग्री, ये 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट, ये 60 तो ये 60, ये 60 तो ये 30। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 ही होगा, करेक्ट? अगर ये 30 है तो ये फिर से 60 हो गया, ये वाला ये 60, ये 60, ये कितना? क्या ये ट्रायंगल बन रहा है दोस्तों? ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है? ट्रायंगल। अगर 60 60 60 है मतलब ये भी कितना होगा? 60 ही होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल, और आई कैन से द सम ऑफ ऑल द एंगल्स शुड बी 180 डिग्री। आपको ये समझ में आया? ठीक है, ये 60 था, देखो दोस्तों ये पैरेलल लाइन थी, ये वाली लाइन और इंसिडेंट है, और ये एंगल अगर थीटा होता है तो हमें पता है ये एंगल भी थीटा होता है, तो ये एंगल 60 डिग्री, दैट्स व्हाई दिस एंगल इज आल्सो 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री। 30 डिग्री कौन सा? ये नॉर्मल वाला एंगल, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पे होते हैं, ब्लू लाइन और ब्लैक लाइन, डैश लाइन नॉर्मल। ये 30 डिग्री तो ये 30 डिग्री। ये यहाँ पर रीजन क्या है? यहाँ पर रीजन है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अगर ये 30 डिग्री है तो ये जो रिमेनिंग एंगल बचा ये 60 डिग्री हुआ, क्योंकि नॉर्मल मिरर को परपेंडिकुलर कट करता है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे रीजन? यहाँ पे 60 डिग्री आ गया मेरा, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पर भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, इसका मतलब जो मेरा दूसरा एंगल आया दोस्तों, क्या वो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री ही आया? ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 है, इसको बोल दीजिए I1, और ये मेरा I2 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 2। ठीक है, किस्मत से ये दोनों एंगल क्या आ गए? एकदम बराबर आ गए, एकदम बराबर आ गए। ओके, नाउ अब थोड़ी ज्योमेट्री लगाएंगे, फिर से देखना दोस्तों ध्यान से। ये 30, ये 30, ये 30, ये 30, क्या ये 60, ये 60, ये 60, तो ये कितना? ये भी 60, पर ये हमें एंगल निकालना नहीं, हमें कौन सा निकालना है? हमें कुछ और निकालना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये 60 है, ठीक है, ये लाइन है। अगर ये 60 है, मुझे यहां से यहां तक एंगल निकालना है, यहां से यहां तक। क्या स्ट्रेट लाइन है ये? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों? 180 प्लस 60 दैट इज 240। सेंस क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज, 240 एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज द नेट डेविएशन, दिस इज द नेट डेविएशन डेल्टा नेट। या फिर मैं दूसरे तरीके से बोलूं कि टोटल एंगल 360 होता है, 360 माइनस 240 क्या 120 हुआ? 120 क्लॉकवाइज सेंस, 120 क्लॉकवाइज सेंस में। और आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप देखें तो ये एंगल 60 है और ये टोटल एंगल 180 है, तो हमें सिर्फ यहां से यहां तक एंगल निकालना है, तो 180 माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्री लगाना है दोस्तों, प्योर ज्योमेट्री, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आप बस ध्यान से पेपर पे बनाते जाइए और सॉल्व करते जाइए। चलिए, अब तो हमने निकाला ये डेल्टा निकाला, हमने डिवीजन निकाल दिया, सेंस ऑफ रोटेशन में निकाल दिया, क्लॉकवाइज में कितना और एंटी क्लॉकवाइज में कितना। लेकिन हर बार अपन ये करेंगे क्या? हर बार अपन ये करेंगे क्या? नहीं दोस्तों, हम हर बार ये नहीं करेंगे, हम कुछ अलग निकालने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से देखिए, हमने डेविएशन पढ़ा है सिंगल मिरर के थ्रू, डेविएशन पढ़ा है हमने सिंगल मिरर के थ्रू, फॉर्मूला याद है? पाई माइनस 2i, शाबाश। सो क्या हमें डेल्टा 1, ध्यान से देखना दोस्तों, डेल्टा 1 क्या होगा? पाई माइनस 2i1। तो यहाँ पे मिरर 1 है, तो यहाँ पे इंसिडेंस कितना हो गया? ये क्या 180 माइनस 2 into 30 दैट इज 60, दैट इज 120 डिग्री। कौन से सेंस में दोस्तों? कौन से सेंस में? यहाँ पे देखो, ये जा रही थी इधर पर पहुंच गई इधर, क्या रोटेट हो गई है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गई है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस। चलिए अब डेल्टा 2 निकालते हैं। डेल्टा 2 मतलब क्या होता है दोस्तों? डिवीजन एट मिरर 2।
डेविएशन एट मिरर 2 क्या पाई माइनस 2 into I2 where I2 is the angle of incidence on second mirror, angle of incidence on second mirror। तो आप देखेंगे कि ये रे इधर गई, इधर टकराई, उधर गई, मतलब ऐसे जा रही थी, ऐसे ना जाती यूं घूम गई, क्या ये भी एंटी क्लॉकवाइज में घूमी है? दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन सेम है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं 180 minus 60 is equals to 120 degree एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मुझे टोटल डेविएशन देना है दोस्तों तो भगवान फॉर्मूला याद कर लो, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 विथ सेंस ऑफ रोटेशन, यू हैव टू ऐड देम विथ सेंस ऑफ रोटेशन। यहाँ पर दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन आंटी है, दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन क्या है दोस्तों? आंटी है। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 120 आंटी प्लस 120 आंटी, बहुत सारी आंटी, ये हो गए 240 आंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये मैच कर रहा है हमारा यहां से। लेकिन इस मेथड में बस यही है, आपको ज्योमेट्री से, सिमेट्री से कैसे भी करके एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है इस पे और इस पे। अगर आपने ये निकाल लिया तो दोस्तों आपका काम हो गया। तो दोस्तों हमने अभी तक दो मेथड पढ़ी किसकी? डेविएशन निकालने के लिए। पहला तो हमने क्या किया था, हमने एंगल निकाल लिए थे, ठीक है, एंगल निकाल के हमने ज्योमेट्री से सॉल्व कर लिया। दूसरा तरीका क्या निकाला हमने? टोटल डेविएशन इज इक्वल टू डेविएशन ऑफ 1 प्लस डेविएशन ऑफ 2, ठीक है। अब मैं तीसरा तरीका ऐसा बताऊंगा आपको कि मन प्रसन्न और दिल खुश हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, यहां पर मान लीजिए ये मेरी ब्लू रे, ये कौन सी इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे आई ऐसी, ये इसमें घुसी, ये चली खचाक, और फिर ये यहां पर इधर आ गई। मान लीजिए ये एंगल मैंने मान लिया अल्फा, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना? आई, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना? अल्फा, ठीक। और फिर टकरा के ये चली, कितने चली है गोपियां? फुल बढ़ के, तो यहाँ से ये निकल गई, ये निकल गई, ये चली गई, ठीक है। एंगल बिटवीन द मिरर्स अभी कितना है? थीटा। अब देखना दोस्तों कितना मजा आएगा। यहाँ पर हमें पता है कि ये एंगल आई है, तो क्या ये एंगल भी आई है? उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है। अगर ये एंगल आई है तो दोस्तों ये बता दो जल्दी से, क्या ये पाई बाय 2 माइनस आई है? पाई बाय 2 माइनस आई है, ठीक। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। अब ध्यान से देखो, ये मिरर है, ये मिरर और ये रेड रे, रेड रे क्या इसकी नॉर्मल है, रेड रे इसकी नॉर्मल है। इसका मतलब अगर थोड़ी देर के लिए मैं हटा दूं, थोड़ी देर के लिए मैं हटा दूं, तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एंगल, कौन सा वाला एंगल? ब्लू रे मतलब मिरर और रेड रे के बीच में एंगल 90। तो क्या हमें टोटल एंगल ये वाला 90 प्लस अल्फा लिख दूं? 90 प्लस अल्फा लिख दूं? दोस्तों बोल दो हाँ, नहीं तो मजा ही नहीं आएगा। अच्छा, अगर आपको ये समझ में आया, हुआ क्या देखो, मैं एक बार समराइज करता हूँ। यहाँ पे एक रे आई, कितना एंगल पे? आई एंगल पे। हमें नहीं पता, हमें क्या पता? सिर्फ ये पता थीटा। हमें प्रॉब्लम गिवन होगा कि थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और आई कैन से टू मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, ठीक। चलो अब यहां से मिरर आई, कितना एंगल पे आई? हमने रैंडम मान लिया आई। अगर आई पे आई तो आई पे गई, आई पे आई तो आई पे गई, आई पे गई, फिर यहाँ पे जो एंगल बना वो कितना होगा? पाई बाय 2 माइनस आई, पाई बाय 2 माइनस आई। ये क्या एंगल बना हमने? मिरर से रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, मिरर से रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, ठीक बात, ओके, वेरी गुड, मजा आ गया। अब यहाँ पर दूसरे मिरर पे घुसी, दूसरे मिरर पे घुसी तो किसी अदर एंगल पे घुसी होगी, मान लेते हैं अल्फा, मान लेते हैं अल्फा। फिर वहां से जब निकली होगी तो भी अल्फा से निकली होगी, तो यहाँ से अल्फा से निकली होगी, लेकिन अभी के लिए मैंने उसको रफ कर दिया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए, क्योंकि उससे आपको आने वाली है CCCC। देखो अब क्या होगा, यहाँ पर देखना ध्यान से, ये जो एंगल होगा ये 90, मतलब 90 कौन सा है? इसके बीच में और इसके बीच में, मिरर के और नॉर्मल के बीच में एंगल 90 हो गया, कौन सा? अल्फा। तो कितना होगा? 90 प्लस अल्फा। अब हमने बचपन में एक थ्योरम पढ़ी थी, उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बोलती है कि अगर ये एंगल थीटा 1 हो, ये एंगल थीटा 2 हो, ये एंगल थीटा 3 हो, तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बोलती है थीटा 3 इक्वल्स टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। बोल दो दोस्तों हाँ 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 हाँ, आपने बोल दिया हाँ, मैंने बोल दिया हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर ये ट्रायंगल लेता हूं मैं, कू ट्रायंगल P, ट्रायंगल Q, ट्रायंगल R, अगर मैं PQR लूं तो हमें प्यार होगा या नहीं होगा, इसको देखते हैं। हमें फिजिक्स से प्यार होगा या नहीं होगा, इसको देखते हैं। ये एंगल प्लस ये एंगल क्या इन दोनों के बराबर होना है? इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल, ओके। सो कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं, ये देखा पाई बाय 2 प्लस अल्फा, पाई बाय 2 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा प्लस पाई बाय 2 माइनस आई, पाई बाय 2 माइनस आई,
पाई बाई 2 ने पाई बाई 2 को मार दिया, पाई बाई 2 ने पाई बाई 2 को मार दिया, ये हमारे पास अल्फा आ गया जो कि थीटा माइनस आई आया है। बोलो दोस्तों समझ में आया है? आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कहां पर? फर्स्ट मिरर पे। और अल्फा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कहां पर? सेकंड मिरर पे। क्लियर? ओके ओके ओके। अब करना क्या है दोस्तों, हमें एंगल निकालना है डेविएशन का। हमें पता है कि यहाँ पर खड़े होते हैं, हम दूर जाती हुई चीजों को बोलते हैं बहुत अच्छी है, ये हमसे गई दूर और ये भी हमसे गई दूर, तो हम निकालेंगे ये वाला एंगल, हम निकालेंगे ये वाला एंगल, या तो ये निकालेंगे या फिर ये निकालेंगे, या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा ये वाला, या फिर ऊपर वाला होगा क्लॉकवाइज। क्लियर? चलो 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 अब ध्यान से देखो इधर, यहाँ पे ये ऐसे गया तो ये हुआ हमारा एंटी क्लॉकवाइज, और ये ऐसे गया तो ये भी क्या हुआ हमारा एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं दोनों के एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन को सम कर दूं तो क्या नेट डेविएशन आ जाना चाहिए, तो क्या नेट डेविएशन आ जाना चाहिए। बस अगर ये समझ में आया तो खेल खत्म। हम इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं और फिर देखते हैं कि जो नेट डेविएशन आएगा वो कितना आएगा। नेट डेविएशन इज नथिंग, इट इज डेविएशन ऑफ 1 प्लस डेविएशन ऑफ 2। डेविएशन ऑफ 1 हमें पता है पाई माइनस 2i, वेयर i इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये जाएगा पाई माइनस 2i। i कितना है? यहाँ पे i ही है, i यहाँ पर i ही है एंगल ऑफ इंसिडेंस, प्लस इसका सेंस क्या दोस्तों? इसका सेंस है क्लॉकवाइज, इसका सेंस है क्लॉकवाइज। ये ऐसे गया और ऐसे मुड़ गया तो ये क्लॉकवाइज सेंस में मुड़ रहा है। ओके, यहाँ जाएगा डेल्टा 2। डेल्टा 2 क्या है? पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i। i क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है दोस्तों? अल्फा। बस अगर आपने ये समझ लिया तो खेल ही खत्म हो गया। ये भी क्लॉकवाइज है, अभी क्लॉकवाइज है तो उसमें प्लस माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं, सीधा उठा के ऐड कर देते हैं। तो ये जाएगा पाई माइनस, ध्यान से देखो दोस्तों, पाई माइनस अल्फा। यहाँ पे एक काम करता हूँ, अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा पाई प्लस पाई, ये हो जाएगा 2 पाई, पाई प्लस पाई 2 पाई माइनस 2 आई प्लस अल्फा, माइनस 2 आई प्लस अल्फा। ओके, आई प्लस अल्फा। एक काम करता हूं, इस आई को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा आई प्लस अल्फा, क्या थीटा हो गया? आई प्लस अल्फा क्या हो गया? थीटा हो गया। हो, ये तो ट्रिपल स्टार इक्वेशन है कि आई प्लस अल्फा क्या है दोस्तों? थीटा। आई प्लस अल्फा थीटा है, मतलब ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा। यही तो डेल्टा नेट है मेरा डेविएशन। तो आपको दिख रहा होगा कि जो नेट डेविएशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एंगल ऑफ मिरर पे डिपेंड करता है, उसको बाकी किसी से कोई मतलब है ही नहीं। यहाँ पे आई और अल्फा तो हमारी पूरी पिक्चर में ही नहीं आ रहे दोस्तों, आई और अल्फा तो पूरी पिक्चर में ही नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब अगर एंगल बिटवीन द मिरर फिक्स है तो आप कोई सी भी रे कहीं से भी ले आओ, कोई सी भी रे कहीं से भी ले आओ, उसका जो नेट डेविएशन होगा वो 2 पाई माइनस 2 थीटा होगा। और हमने बहुत भयंकर चीज डेराइव कर दी यहाँ पर, 2 पाई माइनस 2 थीटा। अब हम एक काम करते हैं, हमने केस लिया था याद है आपको दोस्तों 60 डिग्री वाला, हम लगा के देखते हैं कितना आया था आंसर। 240 आया था एंटी क्लॉकवाइज में। ओके, 240 आया था अपना एंटी क्लॉकवाइज में, राइट? एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज भी आया था। अच्छा इधर देखते हैं, जो जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा। थीटा कितना है? मतलब 360 माइनस 2 इंटू 60, क्या 2 इंटू 60 आ गया? 240 आ गया आंसर दोस्तों। 240 कितना आंसर आ गया अपना? अपना आंसर आ गया 240 डिग्री। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन द इंसिडेंट रे। क्लियर? नाउ फ्रेंड्स वी विल डिस्कस क्लॉक प्रॉब्लम्स। क्लॉक प्रॉब्लम्स मतलब करना क्या है, आपको घड़ी देखना आती होगी। अभी घड़ी देखना आती है आपको, मान लीजिए आप घड़ी देख रहे हैं और घड़ी आपके पीछे लगी हुई, तो आपकी आंख पीछे तो नहीं, सामने मान लीजिए मिरर है, सामने क्या है? मिरर। आप अगर घड़ी को देखते हैं मिरर के थ्रू तो क्या आपको करेक्ट टाइम पता पड़ेगा या उसकी इन्वर्टेड इमेज पता पड़ेगी? उसकी इन्वर्टेड इमेज पता पड़ेगी। दूसरी चीज, जब आप एम्बुलेंस लिखा हुआ देखते हैं तो अगर डायरेक्ट आप एम्बुलेंस देखते हैं तो आपको कभी सही नहीं दिखता, लेकिन आप जैसे ही साइड व्यू रियर व्यू मिरर में देखते हैं अपन, तब आपको वो क्लियरली एकदम अलाइंड दिखता है एम्बुलेंस लिखा हुआ। ठीक है, चलो तो इस तरह की प्रॉब्लम, मान लीजिए ये कुछ घड़ी है, वो पूछ रहे हैं इसकी मिरर इमेज क्या होगी, इसकी मिरर इमेज क्या होगी। तो आपको घड़ी देखना आती होगा, तो दोस्तों बताओ कितनी बज रही होगी? यहाँ पर ये 5 पे है और ये 10 पे, मतलब 5 पे नहीं होगा एग्जैक्टली, ये 5 की थोड़ा सा आगे निकल चुका होगा, 5 की थोड़ा आगे निकल चुका होगा, क्योंकि 5 पे होता तो ये 12 पे होता, मतलब ये 5:10 पे, 5:10 पे। अब वो पूछ रहे हैं इसकी इमेज बताओ, इसकी इमेज बताओ।
ध्यान से देखो दोस्तों, अगर इसकी इमेज होगी तो क्या इसकी इमेज इधर नहीं बनेगी? ये एग्जैक्टली 10 में पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब ये भी क्या इधर पॉइंट करेगा। ये कितना होता है दोस्तों? 45 ये और ये 50। क्लियर? चलो अब ध्यान से देखो एक चीज, यहां पर ये 5 को क्रॉस कर चुका है, 5 को क्रॉस कर चुका है, लेकिन जब मैं इमेज बनाऊंगा इसकी तो ये 7 को क्रॉस नहीं करेगा, 7 के थोड़ा सा पहले रुक जाएगा, 7 के पहले रुक जाएगा। ये चीज डिफरेंस होती है इमेज में। जैसे ही मैं ये देखो इस पॉइंट पे 5 को क्रॉस कर दिया इसने, 5 को क्रॉस कर दिया मतलब यहां कहीं आ गया। अब यहां पे दिखेगा आपको कि जैसे ही इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा, यहां से डिस्टेंस लूंगा कुछ, यहां से डिस्टेंस ये बराबर आ जाएगी और ये 7 के पहले ही रुक जाएगा, 7 के पहले ही रुक जाएगा। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए दोस्तों? 650। कितना आना चाहिए दोस्तों? 650। 750 मत बता देना, आया समझ में? क्योंकि 7 को टच नहीं किया उसने, अभी 6 पे ही चल रहा है वो, यहां से यहां तक 6 ही चलेगा। ठीक है, ओके। अब ये बेसिकली प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कब? जब मेरे पास सेकंड हैंड भी आ जाता है। अभी तो क्या था, अपने पास आर हैंड था और मिनट हैंड था। ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब मेरे पास एक सेकंड हैंड भी आ जाता है। ये हमारा आर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मिनट, ये सेकंड। ठीक है, तो कितना टाइम हो रहा है अभी? ये 1, ये 2, मतलब 2 और 3 के बीच में। सो 2 बज के कितने मिनट? ये 35, ये 30, ये 35, मतलब 35 और 30 के बीच में। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 233.50, 233.50। अब हमें इसे मिरर इमेज बनाना है दोस्तों। ये प्रॉब्लम ऐसे करोगे आप, ऐसे कैसे? ऐसे हम देखते हैं फिजिक्स के फंडे स्पेशल। फिजिक्स के फंडे स्पेशल आपका इस चैनल में बने रहने का सबसे बड़ा रीजन। हम जब भी मिरर के ऊपर मिरर प्रॉब्लम आए, इन क्लॉक्स के ऊपर, इन वॉल क्लॉक्स के ऊपर, तो आपको क्या करना है दोस्तों? आपको एक मंत्र याद रखना है। आपको एक मंत्र याद रखना है। कौन सा? कि सम हमेशा, सम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, सम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज शुड बी ईदर 12 और 1160 और 115960। अब आप बोलोगे ये 1160 मतलब 12 ही तो हो गया। हाँ दोस्तों 12 ही हुआ, मेरे को भी आता है, लेकिन उसको एक लिखने का फॉर्मेट बता रहा हूं मैं। ये 115960 ये भी तो वही हुआ, 00 ये इधर आएगा 60, ये 12, मतलब दोनों का आंसर इमेज और ऑब्जेक्ट का अगर मैं सम कर दूं तो दोनों का आंसर हमेशा कितना आता है? 12 आता है, हमेशा 12 आता है। तो उसके लिखने के 3 तरीके हैं, या तो केस 1, या तो केस 2, या तो केस 3। अब ध्यान से देखो दोस्तों, इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो आप कितना बचेगा? 60, 11, क्या 1160 आ गया? केस 2 मैच, आंसर आ गया खुपाच। अब इधर देखो तो कितना आएगा दोस्तों? इसमें से को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कितना बचा? 11 में से 2 गए 9, 59 में से गए 26 और 60 में से 50 गए 10। ये हमारी इमेज आ गई क्यों? हमारा ऑब्जेक्ट था। और अगर आपको भरोसा हो ना अपने ऊपर तो आप इसको ऐड करके देख लो, तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 59 और ये हो जाएगा 60। ये हमारा आंसर मैच कर रहा है इससे। अब हमेशा इमेज और ऑब्जेक्ट का सम या तो 12 होगा, या 11 59 60 होगा, या 11 60 होगा। बस ये याद रख लो, काम बन गया दोस्तों।